हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस के यहाँ, ठीक है, जो हमारी लैब असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अपन को सही उत्तर देखना है, तो अभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जो अग्नाशय है उसके अंदर कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकेगॉन। थायराइड में कैल्सिटोनिन। अधिवृक्क मेडुला के अंदर एपिनेफ्रिन एंड अधिवक्र कॉर्टेक्स के अंदर एंडोस्टेरोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है? ए, सेक्स इज डिटरमाइंड बाई क्रोमोसोम्स। लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, सही बात है। 22 एक्स मादा 22 प्लस एक्स वाई नर होता है। 21 प्लस एक्स मादा व 21 प्लस एक्स वाई नर होता है। 22 प्लस एक्स मादा व 22 प्लस वाई नर होता है। तो ए और सी, तो इसके अंदर क्या दिखा रखा है? केवल ए। एक्स मादा स्टार्टिंग में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, क्योंकि आपको पता है क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मैं भी कंफ्यूज हो गई। 21x प्लस एक्स 21x प्लस एक्स वाई, मतलब यहाँ पे 22 नहीं दे रखा, 21 दे रखा है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओनली, जिसमें क्या होगा? लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, ये डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अपन को पता ही है मनुष्य के अंदर कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र के? 23 होते हैं, जिनमें से इसने कितने बता रखे हैं? 22 तो है जोड़ा, और एक्स एक जोड़ा और, तो 23 हो गए ना। डिस्कस मैंने समझ नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। गलत जोड़े का चयन करें। ठीक है, अब अपन सीधा सही पढ़ते हैं, गलत को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। शेर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, गलत ढंग से सुमेलित। अच्छा, शेर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें क्या दे रखा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? शेर, जबकि सही क्या है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। शेरों के लिए फिर कौन सा प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य, जो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर। वही फिर से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये कूट वाले आ रहे हैं, जो इधर से उधर मिलान वाले। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा। अब इसके अंदर डायरेक्ट देखते हैं। नाभिक में क्या होता है? डीएनए संश्लेषण का काम। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में काम आता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में। क्लोरोप्लास्ट वही पत्तियों के अंदर ग्रीन कलर देने का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? डीएनए संश्लेषण का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी ये श्वसन का काम करती हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। शैवाल समूह एवं उसके खाद्य भंडार का सही मिलान है। शैवाल समूह है, अब इसका अपन सही मिलान ही देखते हैं डायरेक्ट। बेसिलेरियोफाइसी, उसमें खाद्य भंडार कौन सा है? वोल्यूटीन। बेसिलेरियोफाइसी में क्या है? वोल्यूटीन। जेंथोफाइसी तेल, फियोफाइसी मैनिटोल, क्लोरोफाइसी मंड। क्लोरोफाइसी में क्या है? मंड है। फियोफाइसी में क्या है? मैनिटोल है। जेंथोफाइसी में क्या है? तेल है। बेसिलिरियोफाइसी में क्या है? वोल्यूटीन है। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। वही फिर से सूची वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्राणी के साथ सह संबंध अपन को बताना है। सहयोग क्या होता है? अब सहयोग वाला वही है, सहयोग। सहयोग में क्या होता है कि दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे कोई भी एक प्लांट है, उसके ऊपर दूसरी कोई बेल आ रही है, उसे उस प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा और उस बेल को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, दोनों को ही फायदा है, तो वो हो गया सहयोग। दूसरा है सहोपकारिता, निकट साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। सहोपकारिता में दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। सहयोग में इसमें भी दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। एम्पनेसेलिज्म, एमनसेलिज्म करेक्ट, इनकरेक्ट दिखाई दे रहा था। एमनसेलिज्म में एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदमित करती है किंतु उस पर आश्रय नहीं करती। मतलब कि एक जाति है वो दूसरी जाति को थोड़ा कमज़ोर कर रही है, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं है कि एकदम से चढ़ गई बैठ गई, आसन नहीं कर रही। सहभोजिता, निकट साहचर्य जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है।
मतलब सहभोजिता क्या हो गई, जैसे ये अमरबेल नहीं होती है अपने रिश्ते के ऊपर, हाँ तो वो अमरबेल क्या करती है, वो रिश्ते को ख़राब करती है, नष्ट करती है, और अमरबेल बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। वो किसका उदाहरण है, सहभोजिता का। ये फूड चेन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 94। 10-10 क्वेश्चन का अपन एक एक सेशन लेते रहेंगे। ठीक है, जो भी आपको बढ़िया लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। अब सीधा सॉल्यूशन देखते हैं। परिवर्धन की प्रक्रिया का सही क्रम निम्नलिखित है। निषेचन, युग्मनज, द्विविदलन, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। अच्छा, निषेचन, ये जो अपन को क्रम देखना है फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है, फिर मोरूला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गेस्टुला स्टेज आती है, और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके एंड में एम्ब्रियो हो जाएगा। निषेचन, युग्मनज, विदलन, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ये क्या है, स्टेजेज हैं। कोई भी मतलब कि जाइगोट फॉर्मेट हो रहा है ना, उसकी स्टेजेज बता रखे हैं कि किस तरीके से एक के बाद दूसरी स्टेज। जैसे अपनी बॉडी की स्टेजेज कोई पूछे तो सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट होल बॉडी। ठीक है, भ्रूण का विकास कई विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। शुक्राणु और डिंब मतलब अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज मोरूला के निर्माण के लिए समसूत्री विदलन से गुजरता है, जो अच्छा तो इसमें कौन सा विदलन होता है, समसूत्री। समसूत्री के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, आधे नहीं होंगे। ठीक है, जो 16 कोशिकीय संरचना है। मोरूला आगे ब्लास्टुला के निर्माण के लिए पुनः विभाजित होता है, जो 128 कोशिकीय अवस्था है। अच्छा, जो समसूत्री विभाजन है उसके अंदर क्या नहीं, गुणसूत्र आधे नहीं होते, यही ब्लास्टुला। अब ये बोल रहा है कि गुणसूत्र तो आधे हो ही नहीं रहे, 16 से 128 हो रहा है, तो ये बताऊँ कैसे हो रहा है। एक कोशिका से कितने का निर्माण होएगा आगे, 4 का, तो आप 16 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ ओके, मल्टीप्लाई कर लो। गेस्टुला में बदलता है, जो सदृश संरचना है, और इसमें 3 जनन परतें हैं जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में तो पता ही है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार इस सीरीज को फिर से देख लो। सबसे पहले क्या होएगा, सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर क्लीवेज, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टुला एंड गेस्टुला, और देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 93, हाँ 93। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। हमें जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम बता रखे हैं इसने, तो इसका जियोलॉजिकल नेम कौन सा है और कॉमन नेम कौन सा है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट वो सॉल्यूशन देखते हैं। स्कोलियोडोन, अच्छा स्कोलियोडोन तो आपको पता ही है डॉगफिश होती है। स्कोलियोडोन शार्क की एक डॉगफिश सही है। स्कोलियोडोन शार्क की एक प्रजाति है। कुत्ते की तरह अत्यधिक गंधक विकसित भावना के कारण इसे डॉगफिश कहा जाता है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर मानक दिन व रात्रि हेतु क्रमशः है। आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर मानक दिन व रात्रि हेतु क्रमशः है। क्या है, क्या बता रखा है, सॉल्यूशन डायरेक्ट देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी साधारण 25 से 60 डेसिबल की ध्वनि नुकसानदायक नहीं होती। इसलिए आवासीय क्षेत्रों के लिए शोर मानक दिन में 55 डेसिबल और रात्रि में 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। अच्छा ठीक है, ये जो शोर है, शोर किस चीज़ को डिसाइड करता है कि हमारे कानों को जो भी आवाज़ अप्रिय लगे ना, जो प्रिय ना लगे, जिसको देखे ऐसे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, फिर उसको ही अपन क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे 20 डेसिबल से कम की अगर ध्वनि आए, क्वेश्चन आगे आ जाए, 20 डेसिबल से कम अगर ध्वनि कोई सुन सकता है तो वो डॉग वगैरह वो सुन सकते हैं ना। अपन सिर्फ 20-25 डेसिबल से ऊपर से लेके 60 डेसिबल तक ईजीली सुन सकते हैं, और इसमें हमारे कान को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 60 डेसिबल से ऊपर, 80 डेसिबल, जैसे डीजे की आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, तो वो 60 से 80 डेसिबल के ऊपर उनकी आवाज़ होती है, तो वो हमारे कानों के ऊपर पर्दे पे भी नुकसान डालती है। इससे बहुत ज़्यादा बहरापन, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होने लग गई आजकल इसी वजह से, शोर की वजह से। और शोर के बहुत सारे रीज़न्स हैं।
मोस्टली तो गाड़ी मोटर इनसे सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। सिल्क रेशम ग्रंथि होती है रूपांतरित, किसकी रूपांतरित ग्रंथि होती है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लार ग्रंथि का। किसकी रूपांतरित ग्रंथि है भाई? लार ग्रंथि। रेशम ग्रंथियां रूपांतरित लार ग्रंथियां होती हैं। रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई निषेचन के फलस्वरूप शहतूत की पत्तियों पर 00 से 400 अंडों का क्या करता है? अंडारोपण कर देती है। प्रत्येक अंडे से एक दिन के पश्चात एक छोटा कैटरपिलर लार्वा निकलता है जो अपनी चारों तरफ लार ग्रंथियों द्वारा एक पदार्थ स्रावित करता है जो एक धान का खोल स्वरूप आकृति बना लेती है, जिसे कोका या कोक्यून नाम, हाँ, इसे कोपा या कोक्यून कम नाम कहते हैं। इसमें सही नहीं दे रखा था। वायु के संपर्क में आता है, ये वही धागा बन जाता है। अच्छा, इसमें क्या करता है? ये सबसे पहले जो कैटरपिलर लार्वा होता है ना, फिर वो प्यूपा अवस्था में आता है, फिर सबसे पहले वो प्यूपा में ही होता है, फिर कैटरपिलर लार्वा बनता है उसका, फिर वो कोकून में आता है, फिर कोकून संपर्क में आएगा एयर के, तो फिर क्या बनाएगा? रेशम बनाएगा। ठीक है। और रेशम फिर किसका वो रूपांतरित हो गया? लार का, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में वो रेशम कीट ने कहाँ से बॉम्बिक्स मोराई ने निषेचन के फलस्वरूप वो अंडे दिए थे, वो कहाँ से? लार ग्रंथि, रूपांतरित ग्रंथि होती है उसकी। दैट एंड ऑल आई थिंक समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 90। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्थानांतरित होते हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्थानांतरित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज में। और पौधों में कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। वे स्थान जो पौधों के लिए शर्करा उत्पन्न करते हैं स्रोत कहलाते हैं। स्रोत कौन से कार्बोहाइड्रेट के? पत्तियां में उत्पादित शर्करा को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, तो फ्लोएम से ये शर्करा वगैरह पहुंचाई जाती है, तो जाइलम से क्या? पानी पहुंचाया जाता है। ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सुक्रोज अपनी अनपचयी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो रासायनिक रूप से स्थिर है। इसी विशेषता के कारण फ्लोएम के माध्यम से स्थानांतरण के दौरान सुक्रोज अन्य पर अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये नॉन रिडक्शन शुगर है। क्वेश्चन 90। अपने 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है गाइस, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी तो नहीं चल रही। ठीक है, अब आगे जो भी तैयारी करेंगे उसमें बेस्ट नहीं है अपना। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। मिलते हैं फिर से कल नए वीडियो।